वेलकम इन ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस। इस लेक्चर में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें डिफेक्ट इन सॉलिड्स को हम लोग पढ़ेंगे। डिफेक्ट इन सॉलिड्स, तो कोई भी सॉलिड देखिए मटेरियल होता है तो उसमें कोई भी प्योर फॉर्म में नहीं हो पाता है। कहीं वो गैस के बुलबुले हैं, कुछ वेपराइजेशन है, कुछ वाइट्स हैं, कुछ एटम हमारे इधर उधर खिसक जाते हैं। किसी चीज़ को हम लोग आइडियली बनाते हैं लेकिन जैसे ही उसको छोड़ते हैं तो वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाता है। तो वो जो शिफ्टिंग है या एटम का प्लेसमेंट है या इधर से उधर एटम का खिसक जाना है, ये इंटेंशनली या बाय डिफ़ॉल्ट या बाय एनी हुक एंड क्रुक, दीज आर नोन एज द डिफेक्ट। तो डिफेक्ट कितनी तरीके के होते हैं, डिफेक्ट के क्या क्लासिफिकेशन है, उसको यहाँ हम लोग देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफेक्ट बेस्ड ऑन द डायमेंशनलिटी। जीरो डायमेंशन में जीरो डायमेंशन का जो हमारी चीज़ होती है उसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट की ना तो लंबाई होती है, ना कोई सरफेस एरिया होता है, ना कोई वॉल्यूम होता है, इसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट फॉर्म में अगर कोई डिफेक्ट है तो उसमें हमारी वैकेंसीज आती है, इंडस्ट्रियल्स आते हैं, फ्रैंकनल डिफेक्ट आते हैं, शॉर्ट के डिफेक्ट आते हैं। ये अलग अलग वैरायटी के डिफेक्ट्स इसमें कंसीडर किए जाते हैं। ये सब पॉइंट डिफेक्ट्स में आएंगे, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सारे डिफेक्ट्स क्या होते हैं। वन डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरीके के डिफेक्ट्स होते हैं। एक एस डिसलोकेशन होता है और दूसरा स्क्रू डिसलोकेशन होता है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अगर 2D की बात करें तो ग्रेन बाउंड्री है, ट्विन बाउंड्री है एंड द स्टैकिंग फॉल्ट्स वगैरह के बारे में डिटेल करेंगे। और 3 डायमेंशन में वॉल्यूम डिफेक्ट्स में अगर हम देखें तो डिस्पर्सेंट एंड द प्रेसिपिटेट्स एंड द इंक्लूजन एंड द वॉइड्स एंड द क्रैक्स, इसके बारे में इसमें चर्चाएँ होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, उसमें पॉइंट डिफेक्ट सबसे ज़्यादा हमारा अपीयर होता है, वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। और वन डायमेंशन में लाइन डिफेक्ट सबसे ज़्यादा अपीयर्स होता है। ये सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा बहुत बदलने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट होता क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट की बेसिक जो डेफिनेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो पॉइंट डिफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द इम्परफेक्शन ऑफ द सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट एक्सप्लेन अबाउट द इम्परफेक्शन ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड के इम्परफेक्शन को बताएगा। जो चीज़ परफेक्ट नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन। जो चीज़ हमारी परफेक्ट नहीं है दैट इज नोन एज द इम्परफेक्शन। तो इम्परफेक्शन ऑफ द सॉलिड अलॉन्ग विद द टाइप ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट की फॉर्म में ये होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल क्रिस्टल। डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द क्रिस्टल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जब हमारा पूरा क्रिस्टल हमारा बन जाता है, फॉर्म हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे आपको पॉइंट्स की फॉर्म में डिफेक्ट अपीयर होंगे। अगर क्रिस्टल आप विजुलाइज कर सकते हैं तो उसके अंदर डिफेक्ट आपको दिखेंगे और अदरवाइज अंदर उसमें डिफेक्ट होंगे। हर क्रिस्टल को ज़रूरी नहीं है कि विजुलाइज हो, जैसे डायमंड है, ग्लास है, ये सब विजुलाइज हैं। लेकिन बहुत से क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो विजुलाइज नहीं हो। पॉइंट डिफेक्ट आर अकाउंटेड फॉर व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर एट ए वेरी फास्ट रेट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि जब हमारा क्रिस्टलाइजेशन फास्ट रेट में होता है, यानी बहुत ही तेज़ी से हम उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को करते हैं, तो उस समय ये डिफेक्ट्स हमारे अपीयर्स हो जाते हैं। और वैसे भी नॉर्मल प्रोसीजर भी वही है कि जब किसी काम को आप जल्दबाजी में करते हैं तो उस जल्दबाजी में डिफेक्ट होने स्वाभाविक हैं और डिफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। This defect mainly happen due to the deviation in the arrangement of the constituting particles. Constituting particles जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। जैसे NaCl का एग्जाम्पल ले लें तो सोडियम और क्लोराइड हमारे दो एटम्स हो गए, एक सोडियम का हो गया, एक क्लोरीन का हो गया। अब इन एटम्स को जब हम अरेंज करेंगे तो उस अरेंजमेंट में कहीं पे इम्परफेक्शन आ जाएगा और वो हमारा डिफेक्ट क्रिएट करेगा। In a crystalline solid, when the ideal arrangement of the solid is distorted around a point atom is called the point defect. So ideal arrangement of the solid is distorted around a point atom is known as the point defect. So defect or the imperfection of the crystalline solid can be divided into the 4 group. इनको हम लोग 4 ग्रुप में अभी हम पीछे देख चुके हैं, 4 ग्रुप में बांटा जाता है। लाइन डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट है, वॉल्यूम डिफेक्ट है एंड सरफेस डिफेक्ट।
Historically, crystal point defects were first regarded in the ionic crystals, not in the metal crystals, and they were much simpler. There are the three types of point defect: स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, फ्रैंकनल डिफेक्ट एंड द शॉटकी डिफेक्ट। इसके भी अलग से क्वालिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है पॉइंट डिफेक्ट के भी, और वो इस नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा और भी डिफेक्ट्स हैं जो भी हम लोगों ने पीछे इसमें देखे थे। तो इसमें जैसे वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी को भी लिख देना चाहिए। वैकेंसी भी एक डिफेक्ट है हमारा, सबसे ज़्यादा तो वैकेंसी ही डिफेक्ट है। वैकेंसीज एक्चुअली किसको बोलते हैं? वैकेंसीज जो हम लोग बोलते हैं, वैकेंसीज होती हैं, वैकेंसीज आर द सिंपलेस्ट पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल विच रेफर टू द मिसिंग एटम एट इट्स साइड्स। तो मान लीजिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जो हमारी साइट है वो है ये, जो गिवन साइट है वो ये साइट है, और इस साइट में ये आपके एटम्स हैं और ये वेल अरेंज्ड एटम हैं। इसमें से अगर एक एटम हमारा लीव हो जाएगा तो यहाँ पर इस पूरी साइट में से एक एटम आपका डिसअपेयर हो जाएगा और ये एक वैकेंसी को क्रिएट करेगा। तो दिस इज द वैकेंसी, इसी को हम लोग वैकेंसी बोलते हैं। तो वैकेंसी इज नथिंग बट ए सिंपल आपका ये पॉइंट डिफेक्ट आपका जो है, यहाँ पर एक ये वैकेंसी क्रिएट होगी और इसी वैकेंसी की वजह से सिस्टम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाएंगे। सबसे मेन जो इसमें चेंज आएगा वो आपकी डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। एक एटम आपका गायब हो गया है तो डेंसिटी में चेंज आ जाएगा। ये एटम गायब होकर के इसके सरफेस पे जा करके अपीयर भी हो सकता है, या यहाँ से गायब हो सकता है। बहरहाल गायब होना है। वैकेंसीज का मतलब है कि एटम यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, तो जहाँ पर डिस्प्लेस होगा वहाँ पे ये वैकेंसी को क्रिएट करेगा। तो द डिफेक्ट ड्यू टू द मिसिंग एटम एट their lattice sites are called as the vacancies. The defect due to the missing atom at their lattice sites are called as the vacancies. A crystal lattice with the vacancy defect is shown in figure. ये फिगर में आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो गई? ये एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में आ जाते हैं। The creation of the vacancy can be simply modeled by the considering the energy required to break the bond between the atom inside the crystal and its the nearest neighbor atoms. अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझनी है, थोड़ा सा नीचे देख लीजिए। यहाँ साइड में हम फिगर बना देते हैं कि मान लीजिए एक एटम हमारा ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक 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 ये, एक ये। ये सारे एटम आपस में जो जुड़े हुए हैं वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से बॉन्ड सबके बने हुए हैं। तो जब भी हम लोग इसको किसी वैकेंसी को क्रिएट करते हैं, अब सपोज दैट इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई। अब ये वैकेंसी जब क्रिएट होगी तो ये सारे बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ तो एटम रहा नहीं। तो इसका मतलब है कि पहला काम तो ये हुआ कि इतनी एनर्जी हमें चाहिए जो इन बॉन्ड्स को ब्रेक करे, तभी तो वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर हमारा एटम बंधा रहेगा तो वो हटेगा ही नहीं वहाँ से, जब हटेगा नहीं तो इस वैकेंसी होगी नहीं। तो वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? वैकेंसी को क्रिएट करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक एनर्जी की हमारी रिक्वायरमेंट है। वो एनर्जी आपके पास जब तक नहीं होगी तब तक हमारी वैकेंसी क्रिएट नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ये हम तोड़ेंगे, यानी इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, इसको तोड़िए और इसको तोड़िए, चारों को तोड़ दिया तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन द एटम इनसाइड द क्रिस्टल एंड द नियरेस्ट नेबर एटम। इस एटम के नियरेस्ट में कौन से थे? ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था और ये वाला था। यही तो चार एटम थे जो इसके नियरेस्ट नेबर एटम है। इन्हीं से जो बॉन्ड बना हुआ था, इसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी हमें चाहिए। Once the atom is removed from the lattice side, it is put back on the surface of the crystal and the some energy is retrieved. अब यहाँ पर जब यहाँ से एटम आपका जाएगा तो यहाँ तो बॉन्ड टूट गया। अब ये एटम जा करके हो सकता है कि यहाँ पर जा करके इसके सरफेस पे जा करके बैठ जाए। तो इसके सरफेस पे जब जा करके बैठ जाएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। तो जितना हमें ब्रेक करने के लिए चाहिए उतना हमें कुछ यहाँ पे जोड़ने के लिए चाहिए।
तो 4 बॉन्ड हमारे टूटे थे, तो 4 बॉन्ड में जितनी एनर्जी हमें इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रिक्वायर्ड थी उसमें से एक हमारे ज्वाइन करने के लिए, तो बाकी बची 3। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसके हिसाब से हमें देखनी है कि एटम हमारा कहाँ बैठा हुआ है नेक्स्ट जा करके, और कितने बॉन्डिंग से वो जुड़ रहा है, क्रिस्टल में किस लोकेशन पे है, कितनी उससे जुड़ रहा है। तो उतनी एनर्जी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है ताकि वो एनर्जी हमारी इसमें आ सके। इट इज पुट बैक टू द सर्फेस ऑन द क्रिस्टल एंड द सम एनर्जी रिट्रीव्ड, वही लिखा हुआ है, सम एनर्जी हमारी रिट्रीव हो जाएगी एक बॉन्ड को जोड़ने में, बिकॉज न्यू बॉन्ड्स आर एस्टेब्लिश। अब यहाँ पे क्या हो गया, न्यू बॉन्ड्स एस्टेब्लिश, वही जो भी हमने आपको बताया कि न्यू बॉन्ड्स हमारा एस्टेब्लिश हो गया विद द अदर एटम ऑन द सरफेस, सरफेस के एटम से ये जुड़ गया। हाउएवर there is a net input of the energy because there are the fewer bonds because between the surface atom than between atom in the interior of the crystal। तो यहाँ पे वही चीज़ फिर से कही गई है कि जो एटम के अंदर थे वो 4 बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड को तोड़ा, लेकिन ऊपर कोई जरूरी नहीं है कि 4 ही होंगे, ऊपर एक भी हो सकता है, या हो सकता है कि किसी अपने नेबर एटम कोई और यहाँ पे हो तो उससे भी ये जुड़ जाए। तो सरफेस पे आएगा तो केवल एक ही आएगा, फिर सरफेस के अगर थोड़ा अंदर होगा तो हो सकता है 2 एटम से जुड़े, तो किस लोकेशन पे जुड़ रहा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बहरहाल ये 4 नहीं रहेंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि यहाँ से तो ये निकला ही है, अदरवाइज तो प्रिय में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज निकाली जाती है कि एनवी, वेयर एनवी इज द वैकेंसी कंसंट्रेशन। एनवी क्या है ये, दिस इज नोन एज द वैकेंसी में जनरेट होंगे हमारे एटम्स में, हाउ मेनी वैकेंसीज विल बी जनरेटेड। तो इसको इस फॉर्मूले से देते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इस फॉर्मूले से इसको लिखा जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए लिख देते हैं, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एनवी क्या है, वैकेंसी कंसंट्रेशन, कितनी वैकेंसी जनरेट होंगे। एन एक नंबर है, एन की वैल्यू निकाली जाएगी, एक्सपोनेंट माइनस क्यूवी अपॉन केबीटी। केबी आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, क्यूवी एनर्जी रिक्वायर्ड है जितनी एनर्जी हमें चाहिए, और टी आपका डिग्री केल्विन में टेम्परेचर है। अगर हम इसी चीज़ को यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में है, अगर हम उसको गैस कांस्टेंट में प्रेजेंट करें, ये जो यहाँ पे एनर्जी है इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जनरली लिखना होता है। लेकिन अगर केबी को हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जूल वाले फार्मूले में लिखें, जूल पर मोल वाले फार्मूले में, तो जनरली एटम्स का जो कंसंट्रेशन वगैरह होता है उसमें जो डेटा दिया रहता है वो पर मोल के हिसाब से दिया रहता है। तो पर मोल के हिसाब से अगर है तो उसके लिए यहाँ पर क्यूवी अपॉन आर टी आ जाएगा, वेयर आर इज नोन एज द गैस कांस्टेंट, और क्यूवी जो एनर्जी है उसको हमें लेना पड़ेगा जूल पर मोल में। यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर उस डिग्री केल्विन होती है, और यहाँ पर जो हमें लेनी है वो जूल पर मोल में एनर्जी आपको लेनी होती है। तो अभी क्या लेनी होगी वो अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमें कैसे लेना है। एन यहाँ पर क्या है, एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द एटॉमिक साइड। एक जो साइट हमारी है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हैं, जैसे इसमें देखा जाए तो 3 इधर 3 इधर 2 इधर, यानी 3 3 6 3 9, टोटल कितने 9। तो कितने एटम हमारे एक साइट में, लेटेस्ट साइट में हैं, उसको हम लोग निकालेंगे इससे। अब इसमें रो क्या है, रो इज द डेंसिटी, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर फिक्स होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। एक मोल में जितने एटम्स हो सकते हैं उसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर हमारा हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 एंड ए इज एटॉमिक मास। तो ये 2 फार्मूले इसमें आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखने हैं, इस पर बेस क्वेश्चन हमारे चलेंगे, और ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वैकेंसीज तो आपको सिंपल समझ में आ गई होगी कि एक एटम्स अगर हमारा यहाँ से डिस्प्ले, फिर से समझा दीजिएगा इसका फार्मूला को। फार्मूले में जो हमारी चीज़ें हैं, पहले तो ये वैकेंसीज को हम लोगों ने देखा कि वैकेंसीज में से अगर हमारा ये निकल जाता है एक एटम तो यहाँ पर हमारी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ये वैकेंसी तभी क्रिएट होगी जो ये बॉन्ड हमारे टूटेंगे, ये जो बॉन्ड हमारे हैं ये जो ब्रेक हो जाएंगे तभी हमारी वैकेंसी क्रिएट होगी।
तो ये जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, यही जो वैकेंसीज हैं वो नंबर ऑफ वैकेंसीज निकालने का तरीका है एनवी बराबर एन एक्सपोनेंट ऑफ माइनस क्यू वी अपॉन के वी टी। इसमें जो हम क्यू एनर्जी लेते हैं, ये एनर्जी वही है जो बॉन्ड को तोड़ने में और माइनस जो जोड़ने में, यानी नेट एनर्जी जितनी भी हमारी वैकेंसीज को क्रिएट करने में लगती है उस एनर्जी की ये वैल्यू है। के भी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर है इन डिग्री केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एन यहाँ पर जो कैपिटल एन है, दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स हैं किसी भी लैटिस साइट में। जैसे यहाँ लैटिस साइट है, टोटल यहाँ पे 9 एटम्स हैं, 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 9 एटम्स हैं, तो इसकी संख्या 9। तो किसी भी हमारे लैटिस साइट में कितने एटम्स हो सकते हैं उसको हम लोग इस फार्मूले से निकालते हैं, एन बराबर रो एन ए अपॉन ए। इस फार्मूले को हम लोग पीछे भी यूज कर चुके हैं कैलकुलेशन में। तो एनवी आपको क्या बताएगा? वैकेंसी कंसंट्रेशन, कितनी वैकेंसी हमारी है, कितने एटम्स की वैकेंसी है। एटम्स तो निकल गया, अब 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, किसी भी लैटिस में कितनी वैकेंसी है उसको ये बताएगा, उसको ये बताएगा। तो ये बोलते हैं वैकेंसी कंसंट्रेशन इसको। बाकी हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन में जब करेंगे तो अभी क्वेश्चन आपको और समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। तो जरा इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसीज पर क्यूबिक मीटर ऑफ गोल्ड एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। The energy for the vacancy formation is 0.98 electron volt per atom. The density and atomic weight for the gold are 18.63 gram per centimeter cube and 196.9 gram per mole. ये हमें डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, पूरा ध्यान से इसको पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो पहले डेटा हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारा डेटा है, उस डेटा का हिसाब से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो डेटा में जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैकेंसी। तो सीधी सी बात है, अभी जो पीछे फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा उसी फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल इसमें करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा एनवी पूछ रहे थे। एनवी इसमें पूछा गया, करेक्ट एनवी की वैल्यू पूछी गई है, तो एनवी आपको बताना है इसमें। अब दिया क्या क्या गया है ये देख लेते हैं। तो दिए में हमारे पास में जो दिया गया है एन ए तो आपको पता है एवोगाड्रो नंबर होता है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। के बी की वैल्यू जो होती है वो ये याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेफरेंस में इसको याद रखना है। एक तो 1.38 इंटू 10 की पावर 23 होती है, वो जो वैल्यू होती है वो आपके आगे हम लोग देखेंगे जब मोल में चीज़ दी होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको आपको याद रखना है, ये अक्सर आपको कभी दी जाएगी और कभी नहीं दी जाएगी। हमने क्वेश्चन पेपर में देखा कि ये वैल्यू आपको नहीं दी जाती है और बिना इसके आप काम नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों को आपको रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर, ये आपको रिमेंबर करना है, टू बी रिमेंबर, टू बी रिमेंबर। अब आगे दिया क्या क्या है, हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन पेपर में, उसमें ये दिया गया है क्वेश्चन में कि आपकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वैकेंसी फॉर्मेशन इज 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो एनर्जी आपको देखिए ये लिख दिया हमने कि बराबर 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ये एनर्जी आपको दी गई है। फिर आपको टेम्परेचर दिया गया है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, इसको एब्सोल्यूट में बनाने के लिए 273 ऐड करते हैं तो ये 1173 डिग्री केल्विन में हो गया। डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी 18.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। इसको आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वो इसमें 10 की पावर 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर क्यूब में बनाने पे। और इसका एटॉमिक वेट आपको दिया ही हुआ है 196.9 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले फार्मूले में जब हमें एनवी निकालना होता है तो हमें इसमें एन चाहिए।
एक्सपोनेंट में जो क्यू भी दिया ही हुआ है डायरेक्ट रख सकते हैं, कि हमें ऊपर की टेबल से पता है ये हम डायरेक्ट रख सकते हैं, टी भी दिया ये भी डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन एन नहीं पता। तो सबसे पहले आपको एन ही निकालना है। तो एन निकालने के लिए रो एन ए अपॉन इसका मास, तो ये भी डेटा दिया हुआ है। तो इसमें रो देखिए, रो क्या होता है, डेंसिटी होती है, रो इज द डेंसिटी। तो रो की वैल्यू 18.63 इंटू 10⁶ आपने यहाँ पे रख दी। एन क्या है, एन एवोगाड्रो नंबर है, इस एवोगाड्रो नंबर को आपने यहाँ रख दिया। और नीचे ये इसका मास है जो एटॉमिक वेट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट को आपने रख दिया 196। सर एन ए अपने को याद रखना पड़ेगा, क्या चीज़? एन ए याद रखना पड़ेगा अपने को। नहीं, एन जनरली दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन को धीमे धीमे 2-3 जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, कम से कम 5-6 के तो याद रखने चाहिए। जब वो नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो दिक्कत हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस में देखा गया है कि नहीं भी देते हैं, तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आपको नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जनरली गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम 2-3 के आइटम के याद रखने होते हैं, अदरवाइज दिए रहते हैं। आपको एन याद रखना है, एन एवोगाड्रो नंबर याद रखना है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो याद रखना ही रखना है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको दिया भी नहीं जाएगा। ये तो हाई स्कूल में भी बताया जाता है कि इसको याद रखिए। तो एन आपके पास में याद ही रखना है, एन और के भी ये तो याद रखना ही निकाल रखना। कर हाँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि बिल्कुल रट्टी रटाई होती हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 है, तो बचपन से रटते चले आ रहे हैं। तो ये रो देखिए, डेंसिटी आपने यहाँ पे रख दी, जो डेंसिटी थी उसको रख दिया, एवोगाड्रो नंबर यहाँ रख दिया, और इसका एटॉमिक मास जो था उसको यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 5.7 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लैटिस में जो भी लैटिस है, इस गोल्ड का जो भी हमें दिया गया है, जो भी मटेरियल दिया गया है, गोल्ड दिया गया है, गोल्ड के इस लैटिस में 5.7 इंटू 10⁻28 एटम है पर मीटर क्यूब में। यानी इसका अगर हम 1 मीटर क्यूब का बॉक्स बनाएं तो उसमें हमारे जो एटम्स हैं वो कितने, 5.7 इंटू 10⁻28। तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन हमारा सबसे पहले इसी पे ही आ जाता है कि कितने एटम होते हैं, हाउ मच एटम्स इन पर मीटर क्यूब। तो इतने एटम्स होते हैं 5.7 इंटू 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस। तो गोल्ड वाला कोई भी लेंगे तो उसमें इतने फिक्स हो गए। अब इसमें एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो डेंसिटी है ये गोल्ड की है, ये फिक्स होती है, ये डेटा है, ये भी फिक्स होता है। एवोगाड्रो नंबर आपको अभी बताया, याद ही रखना, ये भी फिक्स है। एटॉमिक वेट ये भी आपका फिक्स है। तो इसका मतलब है कि कोई भी लैटिस लें तो 5.7 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज़ ए फिक्स क्वांटिटी। ये आपकी क्या है क्वांटिटी, दिस इज द फिक्स क्वांटिटी है पूरी। और इसी को ही आपको याद भी रखना है। अगर आप याद रख लें इसको तो क्वेश्चन में बड़ा आसानी हो जाती है। आसानी ऐसे हो जाती है कि जब कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेटा कोई गिवन डेटा से चेंज नहीं होना है, डेटा आपका डायरेक्ट भी डाल सकते हैं रहता है ना। तो वहाँ पे सीधे 5.7 डायरेक्ट आप लगा देंगे उसमें, क्योंकि ये तो आप चेंज नहीं करोगे ना। 196.9 अब कोई कह दे कि नहीं इंटेंशनली हमारा गोल्ड नहीं है, गोल्ड का कुछ और नाम दे दे, तो चेंज करके कह दे नहीं हम इतना नहीं इतना मानेंगे, तो फिर फार्मूले से निकालना ही पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो एन हमारा देखिए इस तरीके से निकल आया। अब इस एन की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, एन भी आपको निकालना ही है। यहाँ वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दी गई है, ये वैल्यू यहाँ रख दी गई है। एक्सपोनेंट में -0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख दी गई। के भी हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको याद ही रखना है। और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख दी गई है और इसको कैलकुलेट कर लिया गया। तो कैलकुलेट करने पे ये आ गया 3.52 इंटू 10⁻24 वैकेंसी पर मीटर क्यूब। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जरा एक चीज़ क्या ध्यान देने वाली है, ध्यान देने वाली ये है कि जो हमारे एटम्स हैं वो कितने हैं, 28, 10⁻, कितने 28, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, 24, 10⁻24। इसका मतलब है कि इस पूरे लैटिस में जो भी इसका स्ट्रक्चर है उसमें वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं, यानी टू मैनी डिफेक्ट्स। हमने जैसे ही उसमें एनर्जी दी 0.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम पर एटम एनर्जी दे रहे हैं उसमें,
तो अगर टोटल हमें एनर्जी निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ एटम है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल एनर्जी निकल आएगी। उतनी एनर्जी अगर हम इस लैटिस स्ट्रक्चर को दे दें तो समझ लीजिए इतनी वैकेंसी उसमें हो जाएगी, यानी ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़े ही एटम बचेंगे, बाकी सब वैकेंसीज ही वैकेंसीज हो जाएंगे। तो इससे हमें ये पता लग गया कि इसमें डिफेक्ट इतनी एनर्जी देने पे कितना आएगा। तो बट नेचुरल है, अगर एनर्जी को हम कम देंगे तो उसी हिसाब से कम वैकेंसीज हमारी क्रिएट होंगे, नहीं देंगे तो कोई वैकेंसी नंबर ऑफ ये वैकेंसी क्रिएट नहीं होंगे। अगर हम इसकी पावर को 0 यहाँ पे कर दें तो यहाँ पे e की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा। नहीं, e की पावर ये टेम्परेचर को अगर हम 0 कर दें, टेम्परेचर 0 करने पे यह पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये चीज़ बतानी है आपको। बात टेम्परेचर की आ रही है, तो अगर हम सपोज करें, मान लीजिए, तो इस फार्मूले को अगर हम देखें तो एन वी बराबर हमारा है कि एन वी बराबर एन एक्सपोनेंट ऑफ माइनस क्यू बी अपॉन के इंटू टी। अब इसमें टी को अगर हम ले लें, मान लीजिए टेम्परेचर हम ले लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड पे -273। जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में हमने कितना ले लिया, डिग्री सेंटीग्रेड में हमने टेम्परेचर को क्या ले लिया, -273। तो -273 में अब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस और ये -273 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो 0 डिग्री केल्विन पे अगर हम एन वी को देखें तो कितनी हो जाएगी, तो ये एन वी एक्सपोनेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट, नीचे 0 रखेंगे तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। ये माइनस इनफाइनाइट क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि एट द टेम्परेचर -273 डिग्री सेंटीग्रेड देयर विल बी नो वैकेंसी बिल्कुल सही सर। इवन जीरो आप चाहे जितनी एनर्जी लगा लीजिए, क्यू बी विल बी हाई। अगर हम क्यूबी को यहाँ पर मान लीजिए हाई कर दें या लो कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नीचे का 0 फैक्टर तो इसको इनफाइनाइट बना देगा और हमारी एनवी क्या हो जाएगी, 0। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा यहाँ पर कोई भी वैकेंसी क्रिएट नहीं रहता है। इट विल ऑलवेज, कुछ भी आपके पैरामीटर हो, एन कुछ भी हो, क्यूबी कुछ भी हो, के कुछ भी हो, आपको सीधे सीधे क्या बताना है, 0। तो यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर आपकी मान लीजिए वैकेंसी हमारी नहीं है, 0 वैकेंसीज करने के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या एब्सोल्यूट 0। ठीक है, केल्विन में बात करेंगे तो 0 डिग्री केल्विन, या टेम्परेचर में बात करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो -273। आ गई चीज समझ में? ठीक, हाँ सर। 0 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब वही रहेगा सर, कोई इसमें वैकेंसी होनी नहीं है। हाँ, 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यहाँ आता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या वर्ड है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इसको समझिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारा एन वी है और जो इधर से एन है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसमें डेटा भी जनरली नहीं दिया जाएगा एन को निकालने का, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एन वी अपॉन एन, फॉर्मूला वही है, एन वी अपॉन एन कर देना है। तो क्या क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द वैकेंसी एट 800 डिग्री केल्विन। 800 डिग्री केल्विन पे आपसे पूछा गया है कि कॉपर के उसमें क्या होगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। वैकेंसी नहीं पूछा गया, तो वैकेंसी बटे एन जो है वही होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन।
तो देखिए इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में हमसे वही पूछा गया है, वह नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में इसमें पूछा गया है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें निकालना है इन 1 मोल निकिल, निकिल में निकालना है। 500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर दिया है, एंथैल्पी यानी एनर्जी दे रखी है 168 × 10⁻³ जूल पर मोल। अब जो इसमें यूनिट दे रखी है वो जूल पर मोल में दे रखी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में नहीं दे रखी है, इसमें दे रखी है जूल पर मोल में। तो जब भी जूल पर मोल में दिया होगा तो यहाँ पर हमें गैस कांस्टेंट लेना है, RT लेना है, Q/RT लेना है, ये ध्यान में रखना है। और R की वैल्यू याद रखना है 8.314 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन होती है। R की वैल्यू आपको याद रखनी, कभी दे दी जाती है कभी नहीं दी जाती है। अब ये मटेरियल हमारा निकिल का है, तो निकिल के लिए हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए, निकिल की डेंसिटी क्या है और निकिल की हमारी यहाँ पे मास क्या है, ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर निकिल की डेंसिटी 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है और एटॉमिक मास 58.6934 ग्राम पर मोल होता है। इसमें कभी कभी ये डेटा दिया नहीं रहता है, अक्सर दिया रहेगा, 95% तक दिया रहता है क्वेश्चन में। और अगर नहीं दिया है इन केस, तो आपको ये ऊपर मैंने लिखा है कि गोल्ड का है, सिल्वर का है, निकल का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ये 5 जो है ये आपको याद रख लेने चाहिए, इनका एटॉमिक मास एंड डेंसिटी। तो हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसमें, और जब क्वेश्चन आता है तो हमारा पूरा सॉल्व भी हो जाता है, नहीं भी दिया तो भी हो जाता है, अदरवाइज दिया रहता है। तो यहाँ से सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पर मीटर क्यूब हम लोग को निकालना है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी ρ × Na/A एटॉमिक मास। तो डेंसिटी आपकी हो जाएगी 8.9 × 10⁻6 पर मीटर क्यूब बन जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लिया, इंटू एवोगाड्रो नंबर ये लिख दिया, अपॉन में इसका मास लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 0.9133 × 10⁻29 एटम पर मीटर क्यूब। ये हमारी n की वैल्यू आ गई। अब इसको हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वाले फार्मूले में NV = NA⁻, ये जो एक्सपोनेंट वाला फार्मूला होता है इसमें रख दिया, क्योंकि वैल्यू 168 × 10⁻³ दिया हुआ था, उसको रख दिया। जूल में था इस वजह से गैस कांस्टेंट रख दिया, टेम्परेचर 500 पे निकालना था वो रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, ये इतना आ गया। तो NV × N कर देंगे, N से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो निकाला है तो सॉल्व होकर के हमारा आ गया 2.5654 × 10⁻11 एटम पर मीटर क्यूब, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो सिंपल इसमें हमें क्या करना है, सिंपल आपको ये एटॉमिक मास, ये डेंसिटी अगर नहीं गिवन है तो इसको याद रखना है, यही चीज़ नीचे हमने नोट में लिख दी है, अदरवाइज आपको गिवन होगा तो इससे दी वैल्यू इसमें आ गई। तो बहुत सिंपल सा है, हर जगह आपको इसी फार्मूले को निकालना है, इसी फार्मूले को बार बार यूज़ करना है। तो खाली इतना ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो KT लिखना है, और अगर आपका मोल वाले उसमें जूल पर मोल में दिया है तो RT लिखना है, गैस कांस्टेंट को यूज़ करना है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप से करिएगा, और क्वेश्चन को करने के बाद में इसकी वैल्यू को आंसर से मैच करिएगा कि आपकी वैल्यू सही आ रही है कि नहीं आ रही है। ये काम मस्ट है, ये जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। उसके बाद ठीक है सर, ठीक उसके है। बाद यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन हमने जो दिया हुआ है उसमें यह है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सीधे सीधे पूछा गया है, इसमें अलग से वैकेंसीज नंबर्स नहीं पूछे गए हैं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के फॉर्म में पूछा गया है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूछा गया है, एनर्जी इसमें गिवन है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो यहीं पे आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री केल्विन हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आना है, 0। तो ये पहला आंसर तो यही हो गया, करके दिखाएंगे अगर तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसी को 27 लेंगे तो यहाँ T की जगह 300 रख देंगे, एनर्जी रख देंगे यहाँ पर, और इसको 8.314 गैस कांस्टेंट रख देंगे। अब इसमें देखिए गैस कांस्टेंट नहीं दिया गया है, तो गैस कांस्टेंट आपको मालूम होना चाहिए 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन ये होता है। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद होगी तो फिर रखेंगे कैसे। तो इसको आपने रख दिया, यहाँ पुट कर दिया और ये वैल्यू सॉल्व कर ली, तो ये आपकी आ गई 1.545 × 10⁻⁻12। तो ये क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर से 6 नंबर में ये न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आपको दिया हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको करना था। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपसे कहा गया था
इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ से डेटा निकाल लिया है। ये जो डेटा है एल्युमिनियम का 300 डिग्री टेम्परेचर इसमें गिवन है। Q इसमें 68 × 10⁻³ जूल पर मोल है। ये अगेन आपको जूल पर मोल में दिया हुआ है, इसलिए इसमें हमें R की ज़रूरत पड़ेगी, गैस कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो गैस कांस्टेंट पीछे से जो हमें मालूम है 8.314 जूल पर मोल पर डिग्री केल्विन होता है। इसको उठा के हम इसमें रख देंगे 68 × 10⁻³ अपॉन 8.314 × 300। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए क्वेश्चन बस फार्मूला अगर आपको पता है तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है और ये आसानी से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ एक वर्ड देखिए बीच में आया है स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये क्या होता है? तो द कंपाउंड इन विच स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो होता क्या है? तो द कंपाउंड इन विच the number of positive and negative ions are exactly in the ratio indicated by their chemical formula are called the stoichiometric compounds। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का ये वर्ड है। तो ये जो है इसमें आपको जो रेड वाला है इसको आपको बस समझ लेना है। द डिफेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। यानी डिफेक्ट होने के बावजूद अगर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का रेशियो जो पहले था वो अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। बस इतनी सी चीज़ है इसमें, बाकी इस पर कोई चीज़ आपको करनी नहीं है। सिंपल आपको एक दिमाग में रखना है कि होता क्या है कि पॉइंट्स के डिफेक्ट आने के बावजूद उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रेशियो में कोई फर्क ना पड़े, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी, इसके न्यूमेरिकल्स को किया, कैलकुलेशन किया, जितने भी न्यूमेरिकल्स 4-5 इसके न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं। हर न्यूमेरिकल को इसको बैठ करके आराम से नोट्स बना लीजिए, खुद से न्यूमेरिकल करिए, फिर उससे टैली कर लीजिए कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा वैकेंसी वाला ऑप्शन कंप्लीट हो गया।